वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग जो है वर्णमाला को देखेंगे। वर्णमाला क्या होता है, हम लोग देखे हैं कि जो हमारी लिपि है ये देवनागरी लिपि है और ये लिपि का निर्माण कैसे हुआ था हम आपको बता चुके हैं कि जैसे हम किसी को अपनी विचार या भाव को जब व्यक्त करते हैं तो वह ध्वनि तरंगों के रूप में देते हैं। अगर कोई व्यक्ति नज़दीक है तो उन ध्वनि तरंगों के माध्यम से हमारे विचार और भावों को ठीक ढंग से समझ जाता है। लेकिन अगर कोई दूर स्थित व्यक्ति है तो उसको हम लिखित रूप में रिटन देते हैं। तो जो ध्वनि तरंगें होती हैं उन्हीं ध्वनि तरंगों को हम लोग रिटन रूप में लिख देते हैं। तो इस तरह से हमारे लिपि का निर्माण हुआ। और जो हमारी लिपि है देवनागरी लिपि है। लिपि यानी अक्षर की बात करते हैं तो हिंदी वर्णमाला में जो है 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। इसमें जो है 13 स्वर होता है और 39 व्यंजन होता है। स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं? 39 होते हैं। जनरली आप किताबों में देखेंगे तो आपको जो है 36 व्यंजन दिखेगा। जैसे क ख ग घ अंग से लेके ज्ञ तक आप देखेंगे तो 36 व्यंजन होते हैं। लेकिन अगर हम संयुक्त व्यंजन को देखते हैं तो संयुक्त व्यंजन हमारा 4 होता है और 2 जो है उच्छिप्त व्यंजन होता है जिसको हम लोग द्विगुण व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो स्वर हमारा कितना है? 13 है। स्वर की बात करते हैं तो स्वर जो है 2 तरीके का होता है। एक जो है ह्रस्व स्वर होता है, ह्रस्व स्वर, और एक होता है अयोग वा। अयोग वा देखिए, ह्रस्व स्वर जो है 11 होते हैं और अयोग वा 2 होते हैं। अंग और अयोग वा होता है, अंग अनुस्वार है और जो है विसर्ग होता है। अनुस्वार की बात करते हैं, चर्चा हुआ है तो हम इसको यही बताना चाहेंगे कि अनुस्वार क्या होता है। जैसे अनुस्वार में हम लोग देखते हैं कि अगर किसी वर्ण का, 1 मिनट पहले हम लोग इसको थोड़ा समझ लेते हैं अभ्यंतर प्रयत्न के हिसाब से, तब उसको समझते हैं, आसान हो जाएगा। देखिए एग्जाम के व्यू से काफ़ी क्वेश्चन इस वर्णमाला से पूछे जाते हैं। कम से कम 1-2 क्वेश्चन, चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे हिंदी सब्जेक्ट से भी कोई हो, या किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें हिंदी पूछा जाता है, वर्णमाला से 1-2 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। आइए हम लोग यहीं से देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण, 13 स्वर और 39 जो है व्यंजन होते हैं। 39 स्वरों की बात की है तो 11 हर्ष होता है और 2 जो है अयोग वा, अंग और अनुस्वार और विसर्ग होते हैं, अंग और तो 13 तो ये हुए। 39 व्यंजन किस तरह से हैं इसको हम लोग देखते हैं। 39 व्यंजन में जो है 33 व्यंजन क से लेके ह तक ये हमारे जो है मूल व्यंजन होते हैं। मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूल व्यंजन। मूल व्यंजन 33 होते हैं। 4 जो है संयुक्त व्यंजन होता है। 4 जो है संयुक्त व्यंजन होता है और 2 जो है उत्क्षिप्त व्यंजन होता है, जिसको हम लोग द्विगुण व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? तो आप देखेंगे कि 33 मूल व्यंजन हुए, 4 जो है संयुक्त व्यंजन होगा, छ, त्र, ज्ञ और स्र जो है 4 संयुक्त व्यंजन है और 2 जो है उत्क्षिप्त व्यंजन है। 33, 4, 37 और 2, 39 जो है हमारे इस तरह से व्यंजन हो गए। हाँ, हम लोग इसमें बात करते हैं कि जो हम देखिए सामने लिखा हुआ है क ख ग घ अंग छ छ ज ज ञ, ये देखिए क वर्ग है। इसमें 5 वर्ण होते हैं। क वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। क, ख, ग, घ, अंग। इसी तरह से देखिए च वर्ग दिया हुआ है जिसमें 5 वर्ण है। ट वर्ग है जिसमें जो है 5 वर्ण दिया है। त वर्ग में जो है 5 वर्ण और प वर्ग में भी 5 वर्ण दिया है। इन 5 को हम लोग स्पर्श व्यंजन, यानी इस तरह से ये कितने हो गए हम लोग देखेंगे 5, 5 25, यानी ये 25 जो है स्पर्श व्यंजन होता है। ध्यान रखेंगे, मूल व्यंजन 33, स्पर्श व्यंजन हमारा कितना है? 25 होता है। क्लियर है? हम लोग आइए थोड़ा सा इन हिंदी में जो वर्ण हैं हमारे 52, इनका उच्चारण जो है अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न के हिसाब से किया जाता है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं अभ्यंतर प्रयत्न से कि अभ्यंतर प्रयत्न से वर्णों का उच्चारण कैसे किया जाता है। अभ्यंतर प्रयत्न
प्रयत्न यानी प्रयास, अभ्यंतर यानी अंदर से किस तरह से इन वर्णों का उच्चारण किया जाता है, इसको हम लोग देखने का और समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग देखेंगे कि जो हिंदी में व्यंजन हैं, इन व्यंजनों को शुरुआत करते हैं हम। व्यंजनों से पहले समझते हैं। व्यंजन में देखेंगे ये उच्चारण कैसे करते हैं। हाँ, एक चीज़ हम बताना चाहेंगे, देखिए क वर्ग जो है 5 वर्ण है इसमें, इसको हम लोग किससे उच्चारण करते हैं? कंठ से उच्चारण करते हैं। जैसे आप बोल के देख सकते हैं, क, ख, ग, घ, अंग, ये कहाँ से आवाज़ निकल रही है? कंठ से निकल रही है, तो इसको हम लोग कंठ वर्ण के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग कंठ वर्ण के नाम से जानते हैं। दूसरा वर्ग है च वर्ग, च, छ, ज, झ, इया। ये इसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है? तालु से हो रहा है। तालु मीन्स, जैसे हम लोग देखेंगे हम लोगों के मुंह के अंदर, अगर मुंह के ऊपरी हिस्से की बात करें तो इस तरह से है, और ये हम लोगों के दांत हैं। तो यहाँ का जो पोर्शन है दांत के जस्ट पीछे, ये तालु होता है, और तालु के जस्ट पीछे ऊपरी साइड की बात कर रहे हैं, ये मूर्धन्य बोला जाता है या मूर्धा बोला जाता है इसको। तो और इसके पीछे कंठ, यानी हम गले की बात करें, कंठ नीचे की बात करते हैं तो ये कंठ। हम लोग क वर्ग को देखे हैं कि इसका उच्चारण हम लोग कंठ से करते हैं, और च वर्ग का उच्चारण करके देखते हैं। च, आप देखिए जीभ आपकी ऊपर कहाँ टच हो रही है? च, छ, ज, झ, इया, ये तालु पे टच हो रहा है, तो इसको हम लोग तालुव्य वर्ण के नाम से जानते हैं। ये हमारा कौन सा है? तालुव्य वर्ण है। क्लियर है? इसी तरह से हम लोग देखेंगे, ये ट वर्ग का हम लोग उच्चारण करेंगे, ट, ठ, ड, ढ, आड़, ये हम लोगों का मूर्धन्य वर्ण है, या इसको हम लोग मूर्धा वर्ण के नाम से जानते हैं। मूर्धन्य भी लिखते हैं, मूर्धन्य वर्ण। इसमें देखिए होता ये है कि जो हमारी जीभ है यह हमारे मूर्धा यानी ये तालु से जस्ट पीछे ऊपर साइड में टच करती है, और हमारी जीभ मुड़ी हुई रहती है, ये मूर्धन्य वर्ण होता है। यानी कौन कौन सा है? ट, ठ, ड, ढ, अड़। आप बोल के प्रयास करेंगे, आसानी से हो जाएगा। उसके बाद से है हम लोग तीन वर्ग को देखें, क, च, ट। त वर्ग की बात करते हैं तो त वर्ग में जो है हम लोग देखेंगे कि यह जो है दंत वर्ण होता है। कैसे? आप बोल के देखिए, जो जीभ है हमारी वो दांतों पे जाके लड़ती है। त, थ, द, ध, न, तो ये कौन सा वर्ण हुआ? दंत वर्ण हुआ। क्लियर है? इसी तरह से हम लोग देखेंगे अगला जो है प वर्ग को देखते हैं। इसमें 5 वर्ण है, प, फ, ब, भ, म। यानी इसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है? जीभ को ध्यान दीजिए और देखिए कहाँ टच हो रहा है? प, फ, हमारे ओठों को टच करता है। प, फ, ब, भ, म। तो ये कौन सा है? ओष्ठ वर्ण। इतना क्लियर है? और जो हमारा इसके बाद जो बचा हुआ है य, र, ल, व, स, ये हमारा अंतस्थ व्यंजन होता है। इसमें देखिए श्वास का जो है अवरोध बहुत कम होता है। आप बोल के देखेंगे, य, र, ल, व, ये हमारा कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ लिखते हैं, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन है। और स, स, ह, ये हमारा कौन सा है? ऊष्म व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजन हम लोग देखें, छ, त्र, ज्ञ और स्र, और उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन के नाम से जिन्हें जाते हैं, ड और ढ होता है। तो इस तरह से हम लोग जो है व्यंजन को जो है देखे हैं, कंठ, तालुव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ और अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त और उच्छिप्त व्यंजन, ये हमारे जो है 39 व्यंजनों की बात की है। क्लियर है? इसमें देखेंगे जो ये ध्यान रखेंगे, इसको याद करने का जो है स्पर्श व्यंजन जो हमारे 25 थे, क, च, ट, त, प, कचट तप से याद कर सकते हैं। कचट तप से हमारे जो है ये कितने स्पर्श व्यंजन? 25 है। इतना क्लियर है?
आइए हम लोग आगे देखते हैं। ये अभ्यंतर प्रयत्न की बात कर रहे थे, अभ्यंतर प्रयत्न के हिसाब से। अभी भी उच्चारण के हिसाब से और भी चीज़ें हैं, हाँ हम लोग देख ही लेते हैं इसको भी, तब आगे बढ़ते हैं। कि देखिए ये तो था, यहाँ तक हम लोग उच्चारण किए, लेकिन य र ल व स श स ह का उच्चारण हम लोग कैसे करते हैं इसको भी देख लेते हैं। हम एक काम करते हैं, जस्ट इसके आगे इसको लिख देते हैं, जिससे आपको आसान रहेगा समझना। स स और ह, इन सबको हम लोग साथ में रख के देखते हैं इनका उच्चारण हम लोग कैसे करते हैं। यहाँ से हम इसको हटाते हैं थोड़ी देर के लिए। आइए देखेंगे कि य हम लोग कहाँ से उच्चारण हो रहा है। य तालुब्य वर्ण होता है, र मूर्धन्य वर्ण होता है, र हमारी जीभ जो है मूर्धा को टच कर रही है, ल दंत वर्ण है हमारा, और व जो हमारा दंत और ओष्ठ वर्ण है, ध्यान देंगे व दांत और ओठ के सहारे हम लोग इस वर्ण को बोलते हैं, और ह हमारा जो है कंठ वर्ण होता है। तो इसको हम लोग इस तरह से भी देख सकते हैं, ये और तालुब्य वर्ण, ये तालुब्य वर्ण है, तालु के सहारे बोलते हैं। ये मूर्धन्य वर्ण है, मूर्धा, और ये जो है दंत वर्ण है। और वह जो है हमारा, वह हमारा दंत और ओष्ठ वर्ण होता है। वह जो है दंत प्लस ओष्ठ के सहारे हम लोग द का उच्चारण, व का उच्चारण करते हैं, और ह हमारा जो है कंठ वर्ण होता है। क्लियर है। आइए एक बार इसको हम रिवाइज कर देते हैं। अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन दोनों को अगर हम उच्चारण की बात करते हैं अभ्यंतर प्रयत्न से, तो कैसे करते हैं। य कहाँ से उच्चारण हो रहा है, तालु से। जीभ हमारी कहाँ जाके टच होती है, तालु पे। य और श ये तालु पे टच होता है। जो बड़ा स, जो शरीफा वाला स की बात करते हैं हम लोग, ये तालु पे टच होता है। र और खटकोण वाला ख, ये जो है हमारा मूर्धा वर्ण। र हमारी जीभ मूर्धा को टच करती है, और श ये मूर्धा को टच करता है। और ल दंत वर्ण होता है। ल जीभ हमारा दांत पे जाके टच होता है। ल और सांप वाला स या सपेरा वाला स जो हम लोग पढ़े हैं, तो इसका उच्चारण करके देखेंगे। ल स यानी दांत पे हमारी जीभ जाके टच होती है, और वह दंत और ओष्ठ वर्ण होता है, और ह जो है हमारा कंठ वर्ण होता है। इतना क्लियर है। आइए इसमें हम लोग आगे देख लेते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का निर्माण कैसे हुआ है, इसको हम लोग थोड़ा ठीक से देख लेते हैं। संयुक्त व्यंजन को हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। हाँ, यहाँ से शुरू करते हैं, इधर लिख देते हैं। छ त्र ज्ञ और स्र, ये हमारे क्या है, संयुक्त व्यंजन है। यहाँ पे है, यहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे तो संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ और स्र है। तो छ को हम लोग को और प्लस खटकोण वाला ख जो है, ये इससे हम लोग उच्चारण करते हैं। को और श जो हमारा क्या होता है, स मूर्धन्य वर्ण होता है। क स ये छत्री वाला छ बनता है। त्र को जो है हम लोग देखेंगे तो और प्लस रो से इसका उच्चारण होता है। और ज्ञ जो है ज प्लस य से होता है। और स्र जो है स प्लस रो से इसका उच्चारण होता है। तो ये अक्सर देखेंगे हम लोग संयुक्त व्यंजन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। छ त्र ज्ञ स्र, या संयुक्त व्यंजन का निर्माण किन वर्णों की वजह से, किन स्पर्श व्यंजनों के हिसाब से होता है, तो हम लोग यहाँ से बता सकते हैं। क और स से छ, तो त्र जो है तो रो से, ज्ञ ज और य से, स्र स और रो से इसका उच्चारण होता है। क्लियर है इतना। हाँ, आगे हम लोग यहाँ तक देख लिए संयुक्त व्यंजन का। हम लोग देखते हैं उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन वह व्यंजन होता है जिसमें जिह्वा हमारी मूर्धा को टच करके तुरंत वापस आती है, जिसको हम लोग द्विगुण व्यंजन के नाम से जानते हैं।
इसको हम लोग बोल के देखें, जीभ हमारी मूर्धा यानी तालु के जस्ट पीछे ड, तुरंत हमारी जीभ वापिस आ रही है मूर्धा को टच करके, ढ, ये हमारा उच्चित व्यंजन या द्विगुण व्यंजन होता है। एक होता है संघर्षी व्यंजन और एक होता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन हमारा जो है च वर्ग होता है। इसमें जो है च वर्ग में जो है जीभा लंबे समय तक जो है हमारे तालु को टच किए रहती है, इस नाते इसको हम लोग स्पर्श, कई बार एग्जाम में ये पूछ देता है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन के नाम से इसको हम लोग पुकारते हैं। ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ये जीभा हमारी तालु को लंबे समय तक टच की रहती है। आप बोल के देखिए, च, छ, ज, झ, इ। एक होता है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन क्या होता है? संघर्षी व्यंजन ऊष्म व्यंजन और ख, ज और फ मिलके बनता है संघर्षी व्यंजन। ख, फ और ज मिलके, और ऊष्म व्यंजन जो है ऊष्म व्यंजन मिलके, 4 ऊष्म व्यंजन और 3 जो है ये ख, ज और फ। इसमें ये होता है वायु हमारे मुंह के अंदर घर्षण के द्वारा बाहर निकलती हैं। जैसे आप लोग बोल के देख सकते हैं, उस व्यंजन हमारा कौन कौन सा है? स, श्र, स, ह, ख, ज, फ। ये क्या हो रहा है? वायु हमारे मुंह में घर्षण करके बाहर निकलती है, इस नाते इसको हम लोग संघर्षी, यानी वायु क्या कर रहा है? संघर्ष कर रहा है, इस नाते इसको हम लोग संघर्षी व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हम लोग संघर्षी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन को देखे हैं। हाँ, हम लोग एक तरह से व्यंजन को लगभग कंप्लीट देख चुके हैं। व्यंजन को हम 2 मिनट में रिवाइज करना चाहेंगे कि हम लोग देखेंगे कचट तप, ये हमारा स्पर्श व्यंजन होता है। इसमें 25 वर्ण होते हैं, क वर्ग में 5, च वर्ग में 5, ट वर्ग में, त वर्ग में और प वर्ण में। क वर्ण को कंठ वर्ण कहा जाता है, उच्चारणाभ्यंतर प्रयत्न के हिसाब से आप बोल के देखेंगे, क, ख, ग, घ, अंग। इसी तरह से च वर्ग तालुब, ट वर्ग मूर्धन्य, त वर्ग जो है दंत और प वर्ग जो है ओष्ठ वर्ण होता है। अंतस्थ व्यंजन हम लोग देखें, य, र, ल, व, स होता है। अंतस्थ व्यंजन जो है जिसमें श्वास का अवरोध जो है बहुत कम होता है, और जो उस व्यंजन होता है इसमें सांस का अवरोध ज़्यादा होता है। और इसी नाते देखिए हम लोग इसको जो है संघर्षी व्यंजन के नाम से जानते हैं। और भी 3 शब्द वर्ण वर्ग हैं, जैसे ख, ज, फ और उस व्यंजन, इसमें जो है वायु का संघर्ष ज़्यादा होता है, इस नाते इसको हम लोग संघर्षी व्यंजन के नाम से जानते हैं। एक और होता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन, जो हमारा च वर्ग होता है। इसमें जीभ हमारी तालु के लंबे समय तक टच की रहती है, इस नाते इसको हम लोग स्पर्श संघर्षी व्यंजन के नाम से पुकारते हैं। फिर उच्छिप्त व्यंजन भी हम लोग देखे हैं। उच्छिप्त व्यंजन में हम लोग देखे हैं कि जिह्वा मूर्धा को छू करके तुरंत वापिस आती है, जैसे ड, ढ। मूर्धा को स्पर्श जो व्यंजन है, जो तालु है, तालु के जस्ट पीछे हमारा मूर्धा होता है, मूर्धा को तुरंत टच करती है, तुरंत वापिस आती है, जिसको हम लोग उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हम लोग 33 व्यंजन को 33 जो है मूल व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 उच्छिप्त व्यंजन को देखे हैं। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, संयुक्त व्यंजन से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। छ, त्र, ज्ञ और स्र जो है इनका निर्माण कैसे होता है? क और स से, त, र से, ज, य से और स, र से इनका निर्माण होता है। अब हम लोग देखते हैं स्वर। स्वर को देखने का प्रयास करते हैं। इसको हम लोग यहीं मिटाते हैं। आइए हम लोग स्वर को देखते हैं, इसको भी हटाते हैं। स्वर, स्वर कितने हैं? टोटल स्वर कितने हैं? 13। इसमें से 13 में मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर आप देखेंगे, मूल स्वर का मतलब स्वर का मतलब तो हम लोग देखे ही नहीं। जिसमें किसी भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है वह स्वर होता है, और जो व्यंजन वह वर्ण होता है जिसमें स्वर की सहायता से उच्चारण किया जाता है, उसे हम लोग व्यंजन कहते हैं। ये स्टार्ट यहीं से करना चाहिए था।
तो आइए हम लोग देखते हैं मूल व्यंजन। मूल व्यंजन हमारा ओ है, ई है और ऊ और री हमारा, ये क्या है, चारों मूल व्यंजन होते हैं। और इन्हीं मूल व्यंजनों से ही हमारा मूल स्वरों से ही और भी स्वरों का निर्माण होता है। मूल स्वर हमारे इतने हुए, इसके बाद हमारा जो आता है दीर्घ स्वर आता है। यानी मूल स्वरों को छोड़ के जितने भी स्वर बचे हुए हैं वह दीर्घ स्वर में आएंगे। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, ये क्या होते हैं, हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। ये आ, ई, उ, ए, ओ और ओ, ये दीर्घ स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर दो तरह का होता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। एक होता है वृद्धि स्वर और एक होता है संयुक्त स्वर। वृद्धि स्वर यानी मूल स्वरों में वृद्धि हो जाए, ओ से आ, ई, उ, ये हमारे वृद्धि स्वर है। और संयुक्त स्वर क्या होता है, जो मूल स्वर है और जो वृद्धि स्वर है उनको मिलाने पे जो स्वर बनता है। जैसे इस तरह से देखें, ओ से ओ में अगर ई को मिलाते हैं तो क्या बनता है, ए बन जाता है। हम लोग संधि में देखेंगे, संधि में जो है स्वर संधि में देखेंगे। स्वर संधि जो है हम लोग देखेंगे 5 प्रकार का था, उसकी चर्चा हम लोग वहाँ करेंगे। स्वर दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और याद की बात करेंगे। ऐसे ही अगर ओ में उ को मिलाते हैं तो ओ बन जाता है। तो ये क्या है, संयुक्त है। यानी दो जो स्वर हैं उन स्वरों को मिला के जिन स्वर का निर्माण होता है उन्हें हम लोग संयुक्त स्वर के नाम से जानते हैं। इसमें कौन सा आएगा, ए, ओ और औ, ये क्या है, संयुक्त स्वर है। तो इस तरह से हम लोग स्वर का देखे हैं। स्वर में अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक होता है पश्च स्वर, किसे कहते हैं, अगर पूछ दे पश्च स्वर किसे कहते हैं। पश्च स्वर का मतलब जो जीभ के पिछले हिस्से से जिन स्वरों का उच्चारण किया जाता है उन्हें हम लोग पश्च स्वर के नाम से जानते हैं। तो आप उच्चारण करके देख सकते हैं कि दिया हुआ है ओ, आ, ई दिया हुआ है, इसमें जीभ को पिछले हिस्से से किनका उच्चारण किया जाता है, ओ, आ, उ, ओ, औ। ये हमारे क्या होते हैं, पश्च स्वर होते हैं। ओ, आ, उ, ओ और औ हमारे पक्ष स्वर होते हैं। इसको यहाँ से हटाते हैं। और एक होता है अग्र स्वर। स्वर लिख लेंगे। अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं, जीभ के अगले भाग से जिन स्वरों का उच्चारण होता है वो हमारा अग्र स्वर होता है। अगले भाग से किसका होता है उच्चारण, ई, ए, जीभ के अगले भाग से हो रहा है, ई, ए और ये हमारा क्या है, अग्र स्वर है। इसी तरह से हम लोग देखेंगे दो और डिवाइडेशन देखेंगे, संवृत स्वर और एक होता है अवृत स्वर। हम लोग इसको यहीं पे देख लेते हैं। संवृत स्वर और एक होता है अवृत स्वर। संवृत स्वर का मतलब है कि संवृत स्वर वह स्वर होते हैं जिनके उच्चारण के समय हमारा ओष्ठ जो है गोलाकार हो जाता है, सर्किल के आकार का हो जाता है। सर्किल के आकार के उच्चारण करके देखेंगे, उ, ओ, औ, चार ही हैं, उ, ओ, औ। ये हमारे कौन से संवृत स्वर हैं, उ, ओ और औ, ये हमारे संवृत स्वर हैं। और अवृत स्वर कौन होंगे, जिनके उच्चारण के समय हमारे ओठ जो है फैल जाते हैं। जैसे आप उच्चारण करके देख सकते हैं कि ओ, आ, ई, ए,
ऐ, ओ आ ई ए ऐ, ये कौन से हैं हमारे अवृत स्वर हैं। इसके उच्चारण के समय ओठ हमारे फैल जाते हैं, तो इसको भी हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। ओ आ ई ए ऐ, ये हमारे जो हैं समृद्ध और अवृत स्वर हैं। इस तरह से हम लोग स्वरों के कुछ विभाजन को देखे हैं। हम लोग देखे थे कि स्वर मूल रूप से जो है 13 हैं, 11 जो है हर्ष स्वर थे और 2 जो है अयोग बा थे, अंग और अह। स्वर को हम लोग यहाँ डिवाइड किए हैं तो मूल स्वर हमारे 3 ही हैं। मूल स्वर जो है 4 हैं, अ ई उ और री हम लोगों के क्या है, ये मूल स्वर हैं। और दीर्घ स्वर जो है हमारे जो मूल स्वर बचे हुए हैं उसके अलावे आ ई उ ओ औ, ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर को हम लोग डिवाइड करते हैं तो एक आता है वृद्धि स्वर और एक होता है संयुक्त स्वर। वृद्धि स्वर यानी जो मूल स्वरों में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही, ओ आ ई उ। और संयुक्त स्वर, इन स्वरों को आपस में मिलाने पे जिन स्वर का निर्माण होता है वो संयुक्त स्वर है, जिसको हम लोग संधि में देखेंगे कि ओ और ई को मिलाने से ए का निर्माण होता है, ओ और उ को मिलाने से ओ का निर्माण होता है। ये सब हमारे किस में आते हैं, संयुक्त स्वर में, ए ऐ ओ औ, ये हमारे संयुक्त स्वर हैं। इसके अलावे हम लोग देखे हैं कि पच स्वर, अग्र स्वर, संयुक्त समृद्ध स्वर और अवृत स्वर को देखे हैं। तो इसमें पश्च स्वर वह स्वर होते हैं जो जीभ के पिछले हिस्से से बोले जाते हैं। आप बोल के देख सकते हैं, अ आ उ ओ औ, जीभ के पिछले हिस्से से बोले जाते हैं। और अग्र स्वर वो स्वर होते हैं जो जीभ के अगले भाग से बोले जाते हैं, जैसे ई ए ऐ, ये हमारे अग्र स्वर होते हैं। इसी तरह से हम लोग देखें समृद्ध स्वर, यानी वह स्वर जिनके उच्चारण के समय हमारे ओठ जो है गोलाकार हो जाते हैं, सर्किल के आकार के हो जाते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे उ ओ औ, ये हमारे समृद्ध स्वर होते हैं। इसको हम लोग सर्कुलर वावेल के नाम से जानते हैं। और ये अवृत स्वर जिनके उच्चारण के समय ओठ हमारे फैल जाते हैं, जैसे अ आ ई ए ऐ, ये हमारे क्या है, अवृत स्वर है। इतना क्लियर है। हाँ, अब हम लोग देखते हैं स्वरों का उच्चारण कैसे करते हैं। हमें लोग यहाँ पे देखते हैं ओ से लेके अंत तक दिया हुआ है, इनका हम लोग उच्चारण किस प्रकार से करते हैं। देखिए, उच्चारण करके देखिए, ओ आ, ये इसका उच्चारण अभ्यंतर प्रयत्न से हम लोग कहाँ से कर रहे हैं, कंठ से कर रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा वर्ण होता है, कंठ वर्ण होता है। क्लियर है। और दूसरा है ई, ये इसका उच्चारण हम लोग कहाँ से कर रहे हैं, तालु से कर रहे हैं। तो ये दोनों तालु वर्ण होता है। उ, इसका उच्चारण हम लोग कहाँ से कर रहे हैं, ओठ के सहारे कर रहे हैं। तो ये हमारा ओष्ठ वर्ण है। फिर हम लोग देखते हैं ए और ए, ध्यान देंगे, ओ ई मिलके ही ए का निर्माण करता है, ओ ई मिलके ए का निर्माण करता है। तो यानी कंठ और तालु मिल के जो है ए और ए का निर्माण करते हैं। यानी यह इसका क्या होगा, कंठ प्लस तालु। इसी तरह से ओ का निर्माण ओ और उ से मिलके होता है। यहाँ पे देखिए हम पहले ही लिख चुके थे। तो ये ओ और औ जो है इनका उच्चारण होगा कंठ प्लस ओष्ठ से। क्लियर है इतना। अब आइए थोड़ा सा बचा हुआ है उसको भी देख लेते हैं। इसको हम यहाँ पे मिटाते हैं। कुछ 2-3 शब्द और बचे हुए हैं जिनकी व्याख्या करना ज़रूरी है। हाँ, 2-3 शब्दों में हम लोग पहले देखेंगे अनुस्वार। अनुस्वार हमारा क्या है, अंग है। और अह क्या है, हमारा जो है विसर्ग होता है। नासिक के वर्ण ध्यान रखेंगे, जो 5वां वर्ण होता है वो नासिक के वर्ण होता है। ये जो 5वां वर्ण है यह नासिक के वर्ण होता है। ये पाँचों ड, इया, ड़, न और म, ये नासिक के वर्ण होता है। इस तरह से हम लोग स्वरों को भी देख चुके हैं, व्यंजन का भी देख चुके हैं। अभ्यंतर प्रयत्न के हिसाब से ये हमारा अनुस्वार होता है और ये जो है विसर्ग होता है। हम लोग देखेंगे री का जो है लिखते समय
लिखते समय हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं, जैसे हम लोग हिंदी भाषा के विकास की बात किए थे, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, तो उसमें जो शब्द था प्राकृत। देखिए हम लोग इसको लिखे कैसे, री को इस तरह से लिखते हैं, क में नीचे रो टाइप में कुछ हल्का सा बनाते हैं, और लेकिन हम लोग इसका उच्चारण कैसे करते हैं, री। यानी ये री जो है लिखते समय हम लोगों का स्वर के तरह से लिखा जाता है, लेकिन इसका उच्चारण जो है व्यंजन की तरह से किया जाता है। इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि अंग और अह जो है, अयोगवाह जो है, इसका भी यही हाल है। इन दोनों का जो है उच्चारण हम स्वर के रूप में करते हैं, लेकिन इसका अंत जो है व्यंजन के रूप में होता है। हम लोग आइए आगे देख लेते हैं। बाह्य प्रयत्न के हिसाब से हमारे जो वर्ण होते हैं हिंदी में, इनका कैसे उच्चारण किया जाता है बाह्य प्रयत्न के हिसाब से। इसको हम यहाँ मिटा देते हैं। बाह्य प्रयत्न के हिसाब से हम लोग थोड़ा इसको समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, ये अधूरा रह गया। उस व्यंजन सौ, सौ, सौ और हाँ, ये आइए हम लोग कौन सा देखेंगे, अब बाह्य प्रयत्न के हिसाब से देखेंगे। हम लोग अभ्यंतर प्रयत्न के हिसाब से देखें, अब बाह्य प्रयत्न के हिसाब से देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इसको भी यहाँ से मिटाई दें। बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न में देखिए 4 शब्द आपको मिलेंगे, अघोष, सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण। हम लोग सबसे पहले देखेंगे अघोष को। अघोष क्या होता है? अघोष में हम लोग शुरुआत करते हैं अघोष, यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए घोष शब्द है, यानी अघोष, घोष का मतलब गूंज होता है, यानी हमारी जो आवाज़ होती है ये गूंज के अगर बाहर निकलती है, मतलब बिना गूंजे हुए निकलती है, तो वह अघोष होता है। और इसी के साथ होता है एक सघोष, जिसमें वायु जो है गूंज के साथ बाहर निकलती है, तो वो हमारा सघोष होता है। तो अघोष और सघोष की बात कर रहे हैं। तो जो ये 5 वर्ण दिए हुए, 5 वर्ग कचट तप, इस प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण अघोष में आता है। और टोटल जो अघोष होते हैं ये 13 होते हैं। अघोष कितने होते हैं? 13 होते हैं। यानी क, च, ट, त, प, ख, छ, ठ, त, थ, फ, ये हमारा अघोष के अंतर्गत आता है। ये 13 होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। 5 ये हुए और 5 यहाँ पे हम लाइनिंग कर देते हैं, आसान होगा आपको समझना। इस तरह से करें। ये हमारे अघोष हैं, और इसी के साथ जो है, जो उष्म व्यंजन के जो 3 हैं, ये भी हमारे अघोष के अंतर्गत ही आते हैं। क्लियर है? और सघोष में जो है 31 वर्ण होते हैं। पहला, तीसरा, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ग, और य, र, ल, व और ह, और इसके साथ सभी जो है मूल स्वर, या जिसको हम लोग हर्ष स्वर के नाम से जानते हैं, 11 जो थे वो हमारे जो है सघोष के अंतर्गत आते हैं। ये इतना हुए, और ये हमारा सघोष है, ये सघोष है। क्लियर है? इसको इस तरह से करें, इस तरह से, ये हमारा सघोष होता है। तो ये सघोष कितने हैं? 31 है। यानी अगर हमारे अंदर से जो वायु निकलती है, वो अगर बिना घोष या गूंज के, बिना गूंज के निकलती है, तो वो हमारा अघोष होता है। जैसे उच्चारण करके देख सकते हैं, क, ख, ग, घ, अंग, सॉरी, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, स, श, श, ये बिना गूंज के बाहर निकल रहा है,
तो ये हमारे कितने हैं 13 अघोष कहलाते हैं। और सघोष कितने हैं? सघोष जो है 31 होता है। किसी वर्ग का जो है तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, य, र, ल, व, ह और 11 जो मूल स्वर हैं अ से लेके औ तक, ये हमारे जो है सघोष होते हैं। क्लियर है? एक होता है अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब है कि बोलने में हवा जो है कम मात्रा में निकलती है, वो हमारा अल्प प्राण होता है। हम उसको यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे कर दे रहे हैं। और एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण में जो है बोलने में कम समय लगता है अल्प प्राण में, और महाप्राण में जो है बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। अल्प प्राण के अंतर्गत जो है 20 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? अल्प प्राण में 20 वर्ण होते हैं और महाप्राण में जो है 15 वर्ण होते हैं। अल्प प्राण कौन कौन से हैं? हम लोग यहाँ देखेंगे। अल्प प्राण में पहला, किसी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वह अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। पहला, तीसरा और पांचवा, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो है अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। ये स्पर्श व्यंजन में ही हम अभी सिर्फ बात कर रहे हैं। जो स्पर्श व्यंजन हमारे 25 हैं, तो इसमें पहला, तीसरा और पांचवा जो है हमारा क्या होता है? अल्प प्राण होता है। इसको हम लोग इस तरह से लिख देते हैं, पहला, तीसरा, पांचवा। पहले में 5 वर्ण हैं, दूसरे में भी 5 है, तीसरे में 5 वर्ण है। टोटल कितने? 25 है। बाकी जो बच गए जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य, र, ल, व और एक जो है उच्छिप्त व्यंजन ड, ये हमारा क्या होता है? अल्प प्राण होता है। इसको यहाँ हम लिख देते हैं, य, र, ल, व और ड। एक उच्छिप्त व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और पहला, तीसरा और पांचवा ये हमारे अल्प प्राण होते हैं। इस संख्या इनकी 25 होती है। और जो महाप्राण होता है, किसी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, ये जो 5 वर्ग दिए हुए हैं इसका दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा वर्ण क्या है? ख है और चौथा वर्ण घ है। छ है, झ है, ट है, ड है, थ, ध, प और भ है। फ और भ है, ये हमारा क्या होता है? महाप्राण होता है। और इसकी बोलने में जो है समय ज़्यादा लगता है, वो हमारा महाप्राण या दीर्घ प्राण के नाम से जानते हैं। यानी दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण होता है। तो इस दूसरे वर्ण में कितने हैं? दूसरे वर्ग में 5 है, इसमें 5 है, 10 है। लेकिन महाप्राण कितना है? 15 है। और इसके साथ में जो उष्म व्यंजन है ये आ जाते हैं। उस व्यंजन के साथ ये जो उस व्यंजन 4 हैं और इसके साथ एक द्विगुण व्यंजन ढ जो होता है वो हमारे महाप्राण के अंतर्गत आता है। यानी 100, 100, 100 और ढ। क्लियर है? आइए एक बार हम लोग इसको फिर से समझने का प्रयास करते हैं। अघोष और सघोष। घोष यानी गूंज के साथ, यानी अगर हमारे मुंह के अंदर से बाय अघोष, अ मतलब बिना गूंज के साथ बाहर निकलती है तो अघोष है। अघोष टोटल जो है 13 होते हैं। किसी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण इसके साथ, पहले और दूसरे के साथ जो है, जो उस व्यंजन है जो 3 स, श और स, ये 13 हुए। इस तरह से ये हमारे जो है अघोष के अंतर्गत आते हैं। और सघोष यानी हम जब उच्चारण करते हैं, जैसे उच्चारण करके देखेंगे ग, घ, अंग, इसमें घोष के साथ यानी गूंज के साथ हवा जो है बाहर निकलती है, तो ये हमारे क्या होते हैं? सघोष होते हैं। इनकी संख्या 31 होती है। किसी वर्ग का जो है तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, ध्यान रखेंगे, तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण य, र, ल, व, ह के साथ जो 11 मूल स्वर होते हैं अ से लेके औ तक, ये हमारे सघोष होते हैं। इसी के साथ हम लोग देखे हैं
अल्प प्राण और महाप्राण, इसमें हम लोग देखें हैं कि बोलने में जो है अल्प प्राण में कम समय लगता है और महाप्राण या जिसको हम लोग दीर्घ प्राण के नाम से जानते हैं, जिसको बोलने में अधिक समय लगता है, अल्प प्राण के अंतर्गत बोलने में कम समय लगता है। इसमें जो है टोटल 20 वर्ण होते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, इसके साथ उष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है। ये अंतस्थ व्यंजन और एक जो है उच्छिप्त व्यंजन ड, यानी 5, 5, 10, 5, 15 और 5, 20 और 19, 4, 19 और 1, 20 हो गया। और महाप्राण में देखेंगे, महाप्राण 15 होता है, जिसमें जो है बोलने में ज़्यादा समय लगता है, दूसरा वर्ण, तीसरा, और जो उस व्यंजन होता है और इसके साथ एक उच्छिप्त व्यंजन होता है, जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ड़, थ, न, फ, व 10 हुए। उसके बाद 11, 12, 13 और एक जो है उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन होता है। तो ये हमारे क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। इस तरह से हिंदी वर्णमाला में हम लोग अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न के हिसाब से समझने का प्रयास किए हैं, स्वरों को समझे हैं। स्वर जो है 13 में मूल स्वर ये हम लोग देखे हैं 11, और उसके बाद से अयोग, बा, अंग और अह देखे हैं जो अनुस्वार और विसर्ग के रूप में था। हम लोग कंठवर्ण, तालुव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, अंतस्थ, उष्म, संयुक्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन को देखें या द्विगुण व्यंजन को देखें। इसके बाह्य प्रयत्न में हम लोग देखें अघोष जो है 13, सघोष जो है 31 है, अल्प प्राण 20 और महाप्राण जो है 15 है। इनका किस तरह से वर्गीकरण किया गया है, इसको समझने का प्रयास किए हैं। धन्यवाद।